दोस्तों, आज हम लोग पढ़ लेते हैं नेशनल इनकम। टॉपिक है इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय। ठीक है, 2 नंबर हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है किससे? उत्पादन से। इसमें सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल होता है दोस्तों उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया बताया था 1868 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। ठीक, तो देखिए वर्तमान मूल्य पर भी और स्थिर मूल्य पर भी। तो वर्तमान मूल्य पर जो निकाला जाता है उससे ज़्यादा निकलता है, मूल्य जो निकलता है ज़्यादा और स्थिर मूल्य पर कम। क्योंकि वर्तमान मूल्य पर जो निकाला था उसमें मुद्रास्फीति भी शामिल होता है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। देखिए निर्धनता भी है, बेरोजगारी भी है, दोनों हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो 1990-91 में। प्रथम कब लगा था दोस्तों? तो प्रथम लगा था आपका 6 अप्रैल 1948 को। कब लगा था? 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय में घरेलू उद्योग की आय और विदेश से प्राप्त शुद्ध आय दोनों। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अर्थव्यवस्था में से एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण होता है। देखिए आय व्यय, उत्पादन आय व्यय तीनों द्वारा होता है, उत्पादन आय व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी जी ने 1868 ईस्वी भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपया 1868 में। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बताया था। राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? उत्पादन आय व्यय तीनों, उत्पादन आय व्यय। 11 नंबर है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय के माप हेतु उत्पादित अथवा उत्पादन गणना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था अमेरिका में। अमेरिका में इधर है 11 के ए हो जाएगा, अमेरिका में हुआ था तीनों विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से वृद्धि होता है, किस में वृद्धि होता है? तो उपभोग में भी आय, विनियोग में भी, दोनों। पहले तो उत्पादन में होता है, उत्पादन होगा तो उपभोग होगा, उपभोग होगा तो विनियोग भी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का। और सबसे ज़्यादा बोले तो गोवा का, सबसे ज़्यादा करने का गोवा का। और जीडीपी में योगदान पूछे तो सबसे ज़्यादा योगदान जीडीपी में किसका होता है? तो महाराष्ट्र का। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा डी, शिवहर का। ठीक है, सबसे अधिक पूछे तो पटना का, सबसे अधिक कहाँ का हो जाएगा? पटना का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ है, ठीक ना, राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधनों की आय। देखिए हम लोग जानते हैं कि उत्पादन के मतलब लिए 4 चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी तीनों से आय, जो भी आय होता है उस सबको जोड़ लेते हैं और निकल जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय की परिभाषा किसना है? उपभोग तो फिशर जी का है। किसका है? फिशर का। राष्ट्रीय अब ये बोले क्या बोलते हैं, आय बोले तो पीगू, उपभोग बोले तो फिशर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्तमान
मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति की आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। किस पर ध्यान रखा जाता है? तो 19 का आपका हो जाएगा दोस्तों, 19 का बी हो जाएगा मूल्य स्तर की वृद्धि दर, मूल्य स्तर की वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दी गई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगना हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। ठीक है दोस्तों, अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन देखा गया? तो देखिए, जो आधार वर्ष 2004-5 माना जाता था, वो जो कि वर्तमान में 2011-12 वर्ष माना जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर होते हुए भी समृद्धि दर होने के कारण, समृद्धि दर के कम होने के क्या कारण है? तो देखिए, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, उच्च पूंजी उत्पादन यानी कि ज़्यादा पूंजी लगाया जाता है और कम प्रॉफिट होता है, यही होगा बात इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये कूट वाला है, ठीक ना। तो 23 का आपका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा आपका, 1 और 2, 1 और 2 होगा। ये वाला उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, ये दोनों हो जाएगा, ठीक ना। इस पर का आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का हो जाएगा, देखिए पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही। सही बात है, पिछले दशक में बढ़ रही है। अब पिछले वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है, गलती बात है, बाजार कीमत पर नहीं बढ़ रहा है, सॉरी यही बढ़ रहा है, बी नंबर आंसर होगा। ये वाला जो है ना, यही सही है। पिछले दशक में वास्तविक जो बोला जाता है ना, तो वास्तविक वाला स्थिर रहता है, क्योंकि एक आधार वर्ष पर निकाला जाता है, वास्तविक जो है आधार वर्ष पर निकाला जाता है, लेकिन ये जो है ना बाजार कीमत वाला बढ़ता जाता है, अतः ये सही है। देखिए, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, तो 25 का आपका हो जाएगा सी, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास तथा प्रत्यक्ष करों को बंटवारा, प्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, यही सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? देखिए 26 का हो जाएगा आपका आंसर, बी हो जाएगा दोस्तों। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि ये नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी से कौन धन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 को हो जाएगा आपका सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा। 28 देखिए 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। 29 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचय है? आर्थिक वृद्धि, तो 30 का हो जाएगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि, ये हो जाएगा। दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय होता है, तो देखिए उत्पादक
उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। ठीक ना, यही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय। 32 का हो जाएगा आपका डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है कि देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी होगा। कैसे? जीडीपी तीनों फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है? तो देखिए जीडीपी जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दीजिएगा। क्या घटाइएगा? अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में इसमें शामिल है ह्रास भी, ह्रास बोल रहे हैं, इसमें सब्सिडी भी शामिल है। ठीक ना, सब्सिडी को माइनस करके घटाना है। अप्रत्यक्ष कर में से अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटाइएगा और जो बचेगा उसको घटाना है इसमें से। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाइएगा तो क्या बचेगा? तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा 20, साधन लागत। क्या हो जाएगा? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देशी या घरेलू उत्पाद बराबर होता है। ठीक ना, देशी या घरेलू उत्पाद बराबर होता है राष्ट्रीय उत्पाद में से देश से प्राप्त शुद्ध साधन आय घटाइएगा तो बी हो जाएगा। 36 के बी हो जाएगा। 37 प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में भूमि आ जाएगा, खनन आ जाएगा, वन आ जाएगा, सभी हो जाएगा। 37 के डी। 38 देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या है? विनिर्माण है। ठीक ना, अगला है तृतीय क्षेत्र में क्या है? तृतीय क्षेत्र में कम्युनिकेशन है, संचार है। 40 राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? तो 40 का हो जाएगा आपका डी, लगान के, मजदूरी के, वेतन के, ब्याज के, लाभ के, सभी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। 40 के 42 निम्नलिखित में से द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण है। ये देखिए निम्न में कौन सही है? तो 43 का आपका हो जाएगा सी। देखिए मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? उत्पाद का मूल्य मध्यवर्ती उपभोग। शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात किससे कहते हैं? शुद्ध निर्यात निर्यात माइनस आयात। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए घरेलू सेवाएं को, हस्तांतरित मूल्य को, मध्यवर्ती को, सब हो जाएगा। ये देखिए वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? वास्तविक तो स्थिर कीमत पर सी हो जाएगा। 40 के सी। निम्नलिखित में से किस विधि से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है? तो दोहरी गणना, तो 47 का हो जाएगा उत्पाद विधि। उत्पाद में क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट 2 बार काउंट हो जाता है, यही तो ये हो जाएगा आंसर। 48 है कि स्थिर लागत पर राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण से माप के लिए प्रयोग की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? देखिए 48 को हो जाएगा आपका डी, जनसंख्या की वृद्धि, वो भी है, काम के घंटों में होने वाले परिवर्तन, निवेश की प्रवृत्ति, सभी हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? हस्तांतरण भुगतान नहीं है तो 49 का हो जाएगा डी, घरेलू नौकर की भुगतान, ये उसकी मजदूरी होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त करता है? तो सेवा क्षेत्र से सी हो जाएगा।
वह विधि के माध्यम से व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं होता है। तो 61 के 51 पे हो जाएगा आपका सी मूल्यह्रास। ठीक है, जीएनपी में से क्या शामिल होता है, ह्रास नहीं शामिल होता है। अगला है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, 52 को हो जाएगा बी उत्पादन कार्यों का योगफल। उत्पादन कार्यों का योगफल, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होता है उत्पादन कार्यों का योगफल। सकल घरेलू उत्पाद, इसका मुद्राह्रास मूल्य क्या है। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। तो 53 को हो जाएगा आपका बी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, मौद्रिक मूल्य। 54 हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है कि निर्यात मूल्य को जोड़ा जाता है और आयात मूल्य को घटाया जाता है। 1 नंबर 55। अब देखो, आय विधि में राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो 55 को हो जाएगा डी और वितरित आय को नहीं समझा राष्ट्रीय आय। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पानी में मछुआरों को पकड़ी गई मछलियाँ निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी में हिस्सा है, भारत का। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो 57 को हो जाएगा आपका ए एक प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। कहता किसी देश का निव्वल राष्ट्रीय आय यानी कि नेट निव्वल शुद्ध होता है। 58 को हो जाएगा आपका बी सकल घरेलू उत्पाद में विदेश से निव्वल आय जोड़कर, ये हो जाएगा। देखिए 59 सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास, सकल राष्ट्रीय ह्रास, तो ये निव्वल हो जाएगा शुद्ध। तो 59 के हो जाएगा बी शुद्ध। देखिए अब नेक्स्ट है जीएनपी में एनएनपी निकालने के लिए इनमें से किसको घटा जाता है। तो ह्रास को। ये नंबर 60 के 61 राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसको घटाया जाता है। तो 61 के ए अप्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया जाता है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 है। 62 देखिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो देखिए व्यय नहीं है, उत्पादन आय व्यय। 62 के क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका क्या होगा दोस्तों, उत्पादन आय व्यय तीनों पहले हैं। चलिए 63 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, ठीक ना। तो देखिए उत्पादन आय व्यय, तो इसका 63 का भी हो जाएगा सी आपका, निवेश नहीं है, उत्पादन आय व्यय। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। तो ये होते हैं आपका 64 का ये हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय में से निव्वल घटा दो, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो 65 का हो जाएगा, यह एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर बनी सभी वस्तु एवं दी गई सेवाओं का बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
छाछठ। छाछठ देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल यानी कि जीडीपी को सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का कहता है कि भारत में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? ठीक ना, कितना है दोस्तों? तो 67 का हो जाएगा आपका 2011। इसमें दिया नहीं है कितना है, 2011 याद रखिएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दी गई विभिन्न क्षेत्रों में से कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र, सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र, इसके बाद उद्योग, इसके बाद कृषि। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन होगा इसका, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के बराबर से अपनी आय के अपेक्षा छोटा हिस्सा। तो 69 को हो जाएगा आपका अपनी आय के अपेक्षा के छोटा हिस्सा। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 70 का हो जाएगा डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है ना, यही हो जाएगा। 71 है आपका, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है जनसंख्या से। किधर है, जैसे कुल जनसंख्या से। ठीक है, ये हो जाए 72। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो 72 का हो जाएगा सी, लॉटरी जीतना, इसको नहीं शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? 73 के ये हो जाएगा सभी प्रकार के बचत का योग। कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का, ये हो जाएगा। 75 भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में आने वाली कठिनाई, कौन सी कठिनाई आती है? तो 75 को हो जाएगा आपका ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? 76 को हो जाएगा आपका सी, चालू मूल्य के आधार पर, स्थिर मूल्य के आधार पर, दोनों हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो 77 को हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 4 अगस्त 1961 को। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो 78 को हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका 79 का ए, उत्पादन गणना विधि। ड्रीन का सिद्धांत किसने दिया था भाई? नरौजी ने। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार हो जाएगा आपका। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? तो 81 हो जाएगा आपका बी, का हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? महाराष्ट्र की, 82 की सी। 83 राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो 83 के बी, उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद।
जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय तीसरे क्षेत्र का अंश 84 सी बढ़ता जाता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। किसका? तो सेवाएं का। डी हो जाए 80 की डी 86। योजना काल में राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित क्षेत्रों का योगदान घट जाता है। तो 86 की हो जाएगा ए, 86 का हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख सूत्र क्या है? तो 87 की हो जाएगा बी 88। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है किसका? तो 88 को जगह बी विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, इस प्रकार आज का वीडियो हम लोग का